तो आज की हमारी चर्चा ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था पे है। और जब आप हमारे स्रोतों को देखते हैं तो एक बहुत ही उलझी हुई कहानी सामने आती है। जी। ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। हाँ, ये एक विरोधाभास की कहानी है बिल्कुल। एक तरफ वो भारत है जो गांवों में बसता था। जहां करोड़ों किसान रहते थे। हाँ, करोड़ों किसानों की जिंदगी। और रिसर्च से पता चलता है कि ये दुनिया पिछड़ रही थी, टूट रही थी। और दूसरी तरफ शहरों में कुछ नया हो रहा था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। जी, मशीनें चल रही थीं, एक आधुनिक उद्योग की कह सकते हैं शुरुआत हो रही थी। तो एक तरफ ठहराव और गिरावट और दूसरी तरफ विकास। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये विकास वाकई में भारत का विकास था। ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी कैसे थीं? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जहां ज्यादातर भारतीय रहते थे, यानी खेती की दुनिया से। रिसर्च में जो पहला आंकड़ा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। इसमें बताया गया है कि 1901 और 1939 के बीच लगभग 40 सालों में भारत का कुल कृषि उत्पादन 14% घट गया। 14%? हाँ, ये सिर्फ रुकना नहीं है, ये तो बढ़ती जाना था, ये तो पीछे जाना है। ऐसा कैसे हुआ कि देश की रीढ़ मानी जाने वाली खेती लगातार कमजोर होती चली गई? और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। अच्छा। बल्कि एक पूरा सिस्टम था जो किसानों का दम घोट रहा था। सबसे पहली बात तो ये थी कि खेती पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बोझ बढ़ गया था? हाँ, देश की ज्यादातर आबादी के पास गुजारे के लिए खेती के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। जब दूसरे काम धंधे खत्म हो गए तो सब लोग जमीन के एक ही छोटे से टुकड़े पर निर्भर हो गए। बिल्कुल। और उस जमीन से भी उन्हें निचोड़ा जा रहा था। सरकार का लगान बहुत ज्यादा था। फिर जमींदारी प्रथा थी जिसमें ऐसे जमींदार थे जो शहरों में रहते थे, जमीन पर कभी पैर नहीं रखते थे। सही कहा। और उनका एकमात्र काम था किसानों से ज्यादा किराया वसूलना। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि किसान गरीबी और कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे निकलना नामुमकिन था। मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी जो रिसर्च में बताई गई है। जमीन का बंटवारा वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया था कि ज्यादातर खेत इतने छोटे थे कि उन पर चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, परिवार का पेट पालना ही मुश्किल था। हाँ, और यही उस दुष्चक्र की जड़ थी। आप सोचिए, एक किसान जो पहले से ही गरीब है, जिसके पास खाने को पूरा नहीं है, वो अच्छी नस्ल के बैल, बेहतर बीज या खाद कहाँ से खरीदेगा? पैसे ही नहीं थे। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई वजह। उसे पता था कि अगर वो कोई सुधार करेगा भी तो उसका ज्यादातर फायदा तो जमींदार या साहूकार ही ले जाएगा, क्योंकि जमीन तो उसकी है ही नहीं। यहाँ पर यूरोप और भारत के जमींदारों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है जो इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरूरी है। जैसे इंग्लैंड में अमीर जमींदार अपनी जमीन में पैसा लगाते थे जी, ताकि पैदावार बढ़े और उनकी आमदनी भी बढ़े। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लगता है। देखिए, यही सबसे दुखद बात है। भारतीय जमींदार के लिए जमीन कोई ऐसी संपत्ति नहीं थी जिसे संवारना है, बल्कि वो एक ऐसा संसाधन था जिसे बस निचोड़ना था। उस समय का सिस्टम ऐसा था कि जमीन में लंबे समय के लिए निवेश करने से ज्यादा आसान और फायदेमंद ये था कि जो किसान पहले से ही संघर्ष कर रहा है उस पर और दबाव डालकर ज्यादा किराया वसूल लिया जाए। तो इससे एक तरह का ठहराव आ गया। एक ऐसी सड़न का चक्र शुरू हुआ जहां ना तो किसान और ना ही मालिक किसी के पास जमीन को बेहतर बनाने की कोई वजह थी, और पूरा कृषि ढांचा कह सकते हैं कि ठहर गया। और सरकार, जो सबसे बड़ी जमींदार थी, उसकी क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने किसानों की मदद के लिए कुछ किया? सरकार ने ऐसी किसी भी जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ लिया। रिसर्च के आंकड़े उनकी प्राथमिकताओं की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा? ये जानकर हैरानी होती है कि सरकार ने अपनी जेब से पैसा कहाँ खर्च किया। हाँ, ये तुलना तो वाकई आंखें खोलने वाली है। 1905 तक भारत सरकार ने रेलवे पर 360 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। 360 करोड़? और वहीं दूसरी तरफ सिंचाई परियोजनाओं पर 50 करोड़ रुपए से भी कम। अब इस अंतर के मायने समझिए। रेलवे का मुख्य फायदा ब्रिटिश व्यापार को था, कच्चा माल बंदरगाह तक ले जाना। हाँ, और वहां से ब्रिटिश सामान को देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाना। जबकि सिंचाई वो चीज थी जिससे लाखों भारतीय किसानों की जिंदगी बदल सकती थी, उन्हें सूखे और अकाल से बचाया जा सकता था। तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये एक सोचा समझा चुनाव था। उन्होंने औपनिवेशिक व्यापार के बुनियादी ढांचे को उन लाखों किसानों के जीवन पर तरजीह दी जिनसे वे टैक्स वसूलते थे। और ये पिछड़ापन सिर्फ सोच में ही नहीं, तकनीक में भी दिख रहा था।
बिल्कुल। जब बाकी दुनिया में खेती में नई नई मशीनें आ रही थीं, भारत का किसान सदियों पुराने लकड़ी के हल इस्तेमाल कर रहा था। कोई आंकड़ा है इसका? हाँ, 1951 का एक आंकड़ा है। देश में 3,18,00,000 लकड़ी के हलों के मुकाबले लोहे के हल सिर्फ 9,30,000 थे। बस? जी, यानी 30 से ज्यादा लकड़ी के हलों पर सिर्फ एक लोहे का हल। बेहतर बीज और खाद की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। 1938-39 तक केवल 11% जमीन पर ही उन्नत किस्म के बीज इस्तेमाल हो रहे थे। सिर्फ 11%। और कृषि शिक्षा का तो हाल और भी बुरा था। 1939 में पूरे देश में सिर्फ 6 कृषि कॉलेज थे, जिनमें कुल मिलाकर 1306 छात्र थे। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों में एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं था। एक भी नहीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारत की विशाल कृषि अर्थव्यवस्था को जानबूझकर उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। कोई निवेश नहीं, कोई नई तकनीक नहीं, कोई शिक्षा नहीं। बस उसे तब तक निचोड़ा गया जब तक वो पूरी तरह से खोखली नहीं हो गई। ये एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। ऐसा लगता है कि खेत और गांव एक तरह से बंद गली बन चुके थे। इससे ये सवाल उठता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता था? अगर आप खेत पर अपना गुजारा नहीं कर सकते थे, तो क्या शहरों में उन नई फैक्ट्रियों में कोई उम्मीद थी जो उस समय लग रही थी? हाँ, और यही कहानी का दूसरा और उतना ही जटिल हिस्सा है। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में भारत में मशीन युग की शुरुआत हुई। सूती कपड़े की मिलें, जूट की मिलें, कोयले की खदानें, ये सब एक नई सुबह जैसा लग रहा था। 1853 में बॉम्बे में कावसजी नाना भाई ने पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की। 1855 में बंगाल के रिश्रा में पहली जूट मिल लगी। और ये उद्योग बढ़े भी। आंकड़े दिखाते हैं कि 1905 तक देश में 206 सूती मिलें थीं, जिनमें लगभग 2 लाख लोग काम करते थे। हाँ, और जूट उद्योग में भी 1 लाख से ज्यादा मजदूर थे। तो कागज पर तो ये प्रगति ही दिखती है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल है। ये तरक्की किसके लिए हो रही थी? बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब छिपा है इस बात में कि इन उद्योगों का मालिक कौन था। कौन था? ज्यादातर आधुनिक भारतीय उद्योग या तो ब्रिटिश पूंजी के स्वामित्व में थे या उनके नियंत्रण में। विदेशी पूंजीपतियों को भारत सोने की खान जैसा दिख रहा था। अच्छा। यहाँ मजदूर बहुत सस्ते थे, कच्चा माल कौड़ियों के भाव मिल जाता था, और भारत और उसके पड़ोसी देश उनके बनाए माल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार थे। तो फिर भारतीय उद्योगपतियों का क्या हुआ? उनके पास भी तो पैसा और महत्वाकांक्षा थी। हम जमशेदजी टाटा जैसे लोगों के बारे में सुनते हैं, उन्हें क्या रोक रहा था? एक शब्द में कहें तो सिस्टम उनके खिलाफ था। उन्हें ब्रिटिश वित्तीय ताकत की एक दीवार का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी बाधा थी मैनेजिंग एजेंसियां। ये मैनेजिंग एजेंसियां क्या थीं? सुनने में तो काफी खतरनाक लगती हैं, और वे थीं भी। आप इन्हें उस समय के शक्तिशाली ब्रिटिश कॉरपोरेट समूहों की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वे व्यवसायों के पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करती थी, बैंकों से लेकर शिपिंग कंपनियों तक और खुद फैक्ट्रियों तक। एक अकेले भारतीय उद्यमपति के लिए इनसे मुकाबला करना ऐसा था जैसे कोई छोटी सी स्थानीय दुकान एक मल्टीनेशनल रिटेल चेन को टक्कर देने की कोशिश कर रही हो। मतलब पैसा, ट्रांसपोर्ट, राजनीतिक पहुंच, सब कुछ उनके नियंत्रण में था। सब कुछ। तो अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो भी आपको बैंक से कर्ज मिलना ही मुश्किल था। यही तो पहली बाधा थी। बड़े बैंक ब्रिटिश नियंत्रित थे, और स्रोत साफ बताते हैं कि वे बहुत पक्षपात करते थे। कैसे? एक भारतीय उद्यमी को बहुत ऊंची ब्याज दरों पर और कड़ी शर्तों पर कर्ज मिलता था, जबकि एक अंग्रेज को वही कर्ज आसानी से और कम ब्याज पर मिल जाता था। हालांकि समय के साथ भारतीयों ने अपने बैंक और बीमा कंपनियां बनानी शुरू की, जिससे ये पकड़ थोड़ी कम हुई। हाँ, एक आंकड़ा है कि 1914 में विदेशी बैंकों के पास भारत की कुल जमा राशि का 70% से ज्यादा हिस्सा था, जो 1937 तक घटकर 57% रह गया। जी, लेकिन फिर भी पलड़ा उन्हीं का भारी था। इस औद्योगिक तस्वीर में कुछ और भी गायब लग रहा है। हम कपड़ा मिलों, जूट फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन उद्योगों का क्या जो दूसरे उद्योगों को बनाते हैं? मशीनें बनाने वाली फैक्ट्रियां, स्टील, रसायन। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहाँ एक बड़ी कमी नजर आती है। भारतीय औद्योगिकरण की ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। भारी या पूंजीगत उद्योगों की लगभग पूरी अनुपस्थिति। देश में लोहा और इस्पात बनाने या मशीनरी बनाने के बड़े प्लांट नहीं थे। भारत में पहला स्टील 1913 में बनाया गया। इतना लेट? जी, और इसके बिना कोई भी देश औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आप हमेशा मशीनों और तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। और सरकार की नीतियां भी इसमें मदद नहीं कर रही थीं। एक तरफ मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड की बात हो रही थी। इसका क्या मतलब था?
ये उस समय की सबसे बड़ी आर्थिक चाल थी। ब्रिटेन ने भारत पर मुक्त व्यापार की नीति थोप दी, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश सामान बिना किसी टैक्स के भारत में आ सकता था। जबकि ब्रिटेन समेत दुनिया के हर दूसरे देश ने अपने शुरुआती उद्योगों को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया था। तो ये एक तरफा खेल था। बिल्कुल। भारतीय उद्योगों को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्हें शुरुआत में ही ब्रिटिश मशीन निर्मित सस्ते सामान से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। लेकिन बाद में राष्ट्रवादी आंदोलन के दबाव में सरकार ने कुछ भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया तो था। क्या उससे हालात सुधरे? आपको ऐसा लगेगा, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये एक क्लासिक उदाहरण था कि एक हाथ से देना और दूसरे से ले लेना। अच्छा। जो संरक्षण दिया भी गया वो भेदभावपूर्ण था। उदाहरण के लिए माचिस उद्योग, जिस पर विदेशी कंपनियों का दबदबा था, उसे पूरा संरक्षण मिला। और भारतीय उद्योगों को? लेकिन स्टील जैसे मुख्य उद्योग, जहां भारतीय अपनी नींव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें या तो बहुत कम या कोई संरक्षण नहीं मिला। ये एक ऐसी नीति थी जो दिखने में निष्पक्ष थी, लेकिन काम ब्रिटिश पूंजी के पक्ष में ही करती थी। बागान उद्योगों की भी एक कहानी है, जैसे नील, चाय और कॉफी। ये तो पूरी तरह से यूरोपीय लोगों के हाथ में थे। हाँ, और ये शोषण की एक अलग ही कहानी है। नील की खेती के लिए किसानों पर हुए अत्याचारों को दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाया है। चाय बागानों के लिए सरकार ने अंग्रेजों को मुफ्त में जमीनें दी, लेकिन इन उद्योगों का फायदा भारतीयों को न के बराबर मिला। सारा मुनाफा देश से बाहर चला गया और भारतीय मजदूरों से बहुत कम वेतन पर बेहद कठोर परिस्थितियों में काम कराया जाता था। तो कुल मिलाकर ये जो औद्योगिक विकास था वो बहुत धीमा, दर्दनाक और असंतुलित था। स्रोत इसे अत्यल्प यानी बहुत मामूली बताते हैं। हाँ, और ये उस तबाही की भरपाई भी नहीं कर सका जो भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों की हुई थी। इसके भी कुछ आंकड़े हैं। आंकड़े ये कहानी साफ कहते हैं। 1951 में 35 करोड़ से ज्यादा की आबादी में से सिर्फ 23 लाख लोग ही इन आधुनिक औद्योगिक उद्यमों में काम कर रहे थे। बस 23 लाख? इसके विपरीत विनिर्माण और प्रसंस्करण में लगे लोगों की कुल संख्या 1901 में 1.03 करोड़ से घटकर 1951 में 88 लाख हो गई। घट गई। जी, और ये उस समय हुआ जब देश की आबादी लगभग 40% बढ़ गई थी। ये तो एक बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब है कि औद्योगिकीकरण ने जितने रोजगार पैदा किए, उससे कई ज्यादा रोजगार पारंपरिक क्षेत्रों में खत्म हो गए। बिल्कुल। लेकिन इस सीमित और दोषपूर्ण विकास का एक सामाजिक परिणाम भी निकला, जो शायद अनपेक्षित था लेकिन बहुत दूरगामी साबित हुआ। हाँ, और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रक्रिया ने भारत में 2 नए सामाजिक वर्गों को जन्म दिया। कौन से 2 वर्ग? एक औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और दूसरा आधुनिक मजदूर वर्ग। ये दोनों वर्ग भारतीय इतिहास में बिल्कुल नए थे। संख्या में भले ही वे कम थे, लेकिन वे एक नए युग, नई तकनीक, नए सामाजिक संबंधों और एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे। और उनका राजनीतिक महत्व उनकी संख्या से कहीं ज्यादा था। हाँ, कहीं ज्यादा। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो वाकई बहुत जटिल है। एक तरफ कृषि है जो सरकारी उपेक्षा, शोषण और निवेश की कमी के बोझ तले दबकर दम तोड़ रही है, और दूसरी तरफ आधुनिक उद्योग हैं जिनका विकास तो हुआ, लेकिन एक ऐसी दिशा में जो भारत के हितों के खिलाफ थी। ये एक नियंत्रित, धीमा और बाहरी विकास था जिसका फायदा ज्यादातर विदेशी पूंजी को मिला, न कि आम भारतीय को। ये एक ऐसा विकास था जो अपनी ही जमीन से, अपने ही लोगों से कटा हुआ था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर नीतियां अलग होती और विकास का उद्देश्य भारत के लोगों का हित होता, तो आजादी के समय भारत की आर्थिक तस्वीर कितनी अलग हो सकती थी। और आज की बातचीत से एक विचार आपके मन में छोड़ जाते हैं। इन 2 नए सामाजिक वर्गों, पूंजीपति और मजदूर के उदय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद के भारत की राजनीति और समाज को किस तरह से और कितनी गहराई से प्रभावित किया होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो एक नई और गहरी पड़ताल की मांग करता है।